मुझे बताओ, क्या आपको हाइपोथेसिस समझ आ गया? अच्छा नहीं बच्चों, आज हमने कंप्लीट क्वेश्चन करना है। जो हमने कल डिस्कशन शुरू की थी उसके ऊपर आप कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो कहता है ए पर्सन क्लेम दैट एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट्स इज 16 years. A person claimed that average age of matric student is 16 years. In order to test the claim, a sample of 16 students is selected and their average age was found to be 18 years. क्या ये बात समझ आ रही है? सबसे पहला स्टेप बच्चों ये होगा कि H0 और H1 को हम डिफाइन करें। बच्चों क्या हम कह सकते हैं कि बंदे ने क्लेम जो किया है वो म्यू इज इक्वल टू 16 ईयर है? बोलो बोलो बोलो। झूठा उस वक्त साबित होगा जब म्यू इज नॉट इक्वल टू 16 ईयर्स होगा। वेरी गुड बच्चों, H0 और H1 डिफाइन करना है, सबसे पहला स्टेप है हमारा। क्या ये बात समझ आ रही है? H0 और H1 डिफाइन करना है, ये सबसे पहला स्टेप है। बच्चों दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। बच्चों लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं अल्फा को। अल्फा का मतलब है टाइप 1 एरर। पढ़ा हुआ है आपने कि नहीं पढ़ा हुआ? अल्फा को कहते हैं टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर का मतलब क्या है बच्चों? रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन। याद है ये बात? बोलो बोलो बोलो। अच्छा बच्चों, तो ये अल्फा है। बच्चों अल्फा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, याद करो। आपने अल्फा पढ़ा है कॉन्फिडेंस लेवल में। अगर आपको 99% कॉन्फिडेंस हो कि आप ठीक कह रहे हैं, तो बच्चों रिस्क कितना है कि आप गलत कह रहे हैं? 1%। बच्चों ये वही रिस्क है, टाइप 1 एरर। क्या ये बात समझ आ रही है? बोलो बोलो बोलो। एस्टिमेशन में पढ़ा था, एस्टिमेशन में। समझ आ गई आपको? बच्चों अब जरा देखो, याद करो, याद करने की कोशिश करो। जब हम 99% हमें कॉन्फिडेंस होता था कि बात मीन इस रेंज के दरमियान है, तो बच्चों रिस्क भी होता था कि मीन ऊपर भी हो सकता है और मीन नीचे भी हो सकता है। याद आ रहा कुछ कुछ? अगर 1% रिस्क था तो बच्चों 0.5% ऊपर था और 0.5% रिस्क नीचे था। याद करो, याद करो। तो बच्चों ये हमारा वो रीजन था जिसमें हम रिजेक्ट कर देते थे, रिजेक्शन रीजन। ये एक्सेप्टेंस रीजन, कॉन्फिडेंस कि म्यू यहाँ इस रेंज के दरमियान होगा, ये म्यू के एग्जिस्ट करने की रेंज थी। और म्यू को हम कहते थे कि ये इस रेंज से बाहर बाहर है। याद आ रहा है कुछ कुछ?
तो बच्चों याद करो, जब 99% कॉन्फिडेंस होता था तो जी की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? याद करो, याद करो। आपने जी की वैल्यू निकाली हुई है ऑलरेडी। शाबाश शाबाश शाबाश, याद करो। एस्टिमेशन में 2.58, वेरी गुड, 2.58। बच्चों ये सारी वही बातें हैं, जी की वैल्यू 2.58 है, तरीका वही है, टेबल देखने का तरीका वही है, एस्टिमेशन कॉन्फिडेंस वाला। क्या ये बात समझ आती है आपको? ओके बच्चों, आगे देखो। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1%, को लिखेंगे। बच्चों ये अगला पॉइंट आपने नोट करना है। अगर क्वेश्चन में ये चीज गिवन ना हो, देन ऑलवेज अज्यूम अल्फा इज इक्वल टू 5%। क्या बात समझ आ गई है? अगर किसी सवाल में आपको अल्फा नजर ना आए, अल्फा बच्चों लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को शो करते हैं अल्फा से। अल्फा से याद आ रहा है कुछ कुछ? अल्फा से टाइप 1 एरर को अल्फा से शो करते हैं। टाइप 1 एरर को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं। ये नाम याद रखना है। और अगर ये क्वेश्चन में आपको कुछ भी ना दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट आपने 5% अज्यूम करना है। बच्चों पहला स्टेप और दूसरा स्टेप ये दोनों समझ आ गए हैं? वेरी गुड। बच्चों आगे है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड कैलकुलेशन। बच्चों अगला फार्मूला, तीसरा स्टेप ये है कि ये फार्मूला आपने लिखना है। क्या ये फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं? क्या ये फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं? याद करें, याद करें। वेरी गुड। बच्चों एक्स बार, अब हमने सवाल में देखना है, सैंपल मीन है 18, ये एक्स बार है, पॉपुलेशन मीन है, ये म्यू है। और बच्चों सवाल में सैंपल साइज 16 है और क्वेश्चन में सिग्मा गिवन है। ये सारा डाटा नजर आ रहा है आपको? ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने कुछ नहीं करना। क्या ये बात समझ आ रही है? ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, आपने कुछ नहीं करना। बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे इस फार्मूले में। एक्स बार की जगह आ गया 18, म्यू की जगह आ गया 16, सिग्मा की जगह आ गया 4 और एन की जगह आ गया 16 अंडर रूट। बच्चों ये सारा कुछ आप पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा जी का। जी का आंसर बच्चों आता है 2। क्या ये बात समझ आती है? जी का आंसर आ गया 2। अब बच्चों मेरी बात जरा गौर से सुनना। बच्चों क्या हमें टेबल से जो जी की वैल्यू मिल रही है, टेबल से जो जी की वैल्यू मिल रही है वो 2.58 मिल रही है, एक प्लस की और एक माइनस की, ऐसी है? याद करो बच्चों 99% एरिया है, 99 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 49.5% एरिया एक तरफ, 49.5% एरिया दूसरी तरफ। उसको बनाएंगे तो 0.4950 आ जाएगा। टेबल में देखेंगे तो जी की वैल्यू मिल जाएगी 2.58। क्लियर है ये पॉइंट? 1% रिस्क एक तरफ है, 1% रिस्क सॉरी टोटल है, 0.5% रिस्क ऊपर है, 0.5% रिस्क नीचे है। क्या ये बात समझ आ रही है?
तो बच्चों अब जरा सोच समझ के जवाब देना। म्यू इज इक्वल टू 16 कह रहा है, 16 म्यू इज इक्वल टू 16 कह रहा है। बच्चों 16 से ऊपर भी वो झूठा और 16 से नीचे भी वो झूठा, क्या ये बात समझ आ रही है? बता दो, शाबाश। अच्छा तो बच्चों ठीक है। अच्छा बच्चों मुझे ये बता दो कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि राइट साइड पे इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से ऊपर भी झूठा और इस लाइन से नीचे भी झूठा और इस एरिया के दरमियान वो सच्चा, क्या ये बात समझ आ रही है? अब बच्चों टेबल से वैल्यू आती है 2.58 और इधर आती है -2.58। देखना ये है कि ये जो वैल्यू आपने निकाली है टेबल से 2.00, क्या ये एरिया ए में फॉल करती है या एरिया बी में फॉल करती है या मिडल में कहीं पे फॉल करती है? सोच समझ के जवाब दे, शाबाश। मिडल में फॉल करती है बच्चों, तो इसका मतलब यह हुआ अगर एरिया बी में फॉल करती तो झूठा साबित हो जाता, ए में फॉल करती तो झूठा साबित हो जाता। बच्चों चूंकि ये मिडल में फॉल कर रही है, ये वो एरिया है जिस एरिया में उसने क्लेम किया है, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि वो झूठा साबित नहीं हुआ, वो सच्चा साबित हुआ। क्या ये बात समझ आई है? बच्चों चौथा पॉइंट लिखेंगे हम, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में लिखेंगे वी रिजेक्ट एच नॉट इफ z calculated is greater than z alpha by 2। बच्चों z कैलकुलेटेड का मतलब है जो हमने कैलकुलेशन से z निकाला वो है 2, और अल्फा बाय 2 का मतलब है जो हमने टेबल से निकाला 2.58। बच्चों मुझे बताओ क्या 2.58 से बड़ा है? तो अगर बड़ा होता तो रिजेक्ट कर देते, क्या बड़ा है? नहीं बड़ा। तो बच्चों इसका मतलब ये है हमारा कंक्लूजन, पांचवा स्टेप होगा कंक्लूजन का। हम कंक्लूजन में लिखेंगे हेंस वी मे कंक्लूड दैट एच नॉट क्लेम इज एक्सेप्टेड। इट मींस एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट इज 16 ईयर। वो बंदा सही कह रहा है। बच्चों क्या कंक्लूजन समझ आ गया? हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन? सबसे पहला स्टेप है एच नॉट और एच वन को डिफाइन करना। दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, अगर ना दिया जाए तो आपने 5% लिख लेना है।
तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड कैलकुलेशन। ये वही फार्मूला है जो हमने एस्टिमेशन में पढ़ा था, ये याद होना चाहिए आपको। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हमारा जी आ जाएगा। बच्चों चौथा स्टेप है क्रिटिकल रीजन, उसमें हम लिखेंगे वी रिजेक्ट एच नॉट इफ जी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जी टेबल। जी कैलकुलेटेड हम पहले निकाल चुके हैं, बस अब टेबल से वैल्यू निकालनी है। मैंने बताया अल्फा अगर 1% हो, टेबल में वैल्यू आती है 2.58। ये बात आपको पहले याद होनी चाहिए, ये आपने एस्टिमेशन में भी यूज किया है। अब हमारी कैलकुलेशन से आंसर आता है 2, टेबल से आंसर आता है 2.5। चूंकि 2.5 से बड़ा नहीं है तो इसलिए हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो कंक्लूजन क्या होगा? हेंस वी मे कंक्लूड दैट एच नॉट इज एक्सेप्टेड। एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट इज 16 इयर्स। बच्चों एच नॉट को हमने एक्सेप्ट किया है, H1 को रिजेक्ट किया है, मतलब ये बंदा झूठा नहीं है, ये सच्चा है। क्या ये बात समझ आ रही है? बच्चों अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये है ए पर्सन क्लेम दैट एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट इज एट मोस्ट 16 इयर्स। बच्चों एट मोस्ट 16 ईयर है, एट मोस्ट। इन ऑर्डर टू टेस्ट द क्लेम the sample of 16 student is selected and average was found to be 18 years। सवाल समझ आ रहा है बच्चों? अब बच्चों उसका जो क्लेम है वो म्यू इज लेस देन इक्वल टू 16 ईयर बनता है। ये बात समझ आती है? और ये बंदा झूठा साबित होगा जब किसी बंदे की उम्र 16 साल से ऊपर होगी, म्यू इज ग्रेटर देन 16। अच्छा बच्चों सवाल में उसने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस खुद ही बता दिए हैं, 5%, 2%, 1%। तो बच्चों सबसे पहले हम यूज करेंगे 5%। बच्चों फार्मूला ये याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है, कोई नया फार्मूला नहीं है। उसमें वैल्यूज पुट करेंगे 16, 18, 4, 16, आंसर आ जाएगा 2। अब क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन वही लिखेंगे वी रिजेक्ट एच नॉट इफ जी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जी अल्फा। अच्छा बच्चों सोच समझ के जवाब देना। ये झूठा सिर्फ उस सूरत में साबित होगा जब 16 से ज्यादा उम्र होगी, ऐसे ही है। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि झूठा होने का चांस सिर्फ और सिर्फ इसका राइट साइड पे है। सारे का सारा रिस्क जो है वो राइट साइड पे है, नीचे कोई रिस्क नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? झूठा सिर्फ उस वक्त साबित होगा जब ग्रेटर देन का साइन है। अगर यहां पे वैल्यू फॉल कर गई तो ये सच्चा है। क्या ये बात समझ आ रही है? अब बच्चों रिस्क है 5%, सोच समझ के जवाब देना। क्या ये टोटल एरिया 95% समझ आता है किसी को? और रिस्क वाला एरिया बच्चों सारे का सारा रिस्क अब एक साइड पे है। क्या ये बात समझ आती है? सारे का सारा रिस्क अब एक साइड पे है। ओके तो बच्चों मुझे बताओ सेंटर से लेके यहां तक का एरिया कितना बनता है?
45%। वेरी गुड बच्चों, जरा गौर से देखो टेबल में, हमने 45% एरिया ढूंढना यहाँ पे। 45%। बच्चों देखो जरा, क्या ये एरिया नजर आ रहा है 45%? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। तो बच्चों ये 1.6 और ऊपर है 4, फिर 1.65। बच्चों क्या ये 1.64 और 1.65 बनता है? तो जी की वैल्यू आ जाएगी 1.645। सोच लो सोच लो। तो बच्चों टेबल से जी की वैल्यू मिलेगी 1.645। और बच्चों हमारी वैल्यू आती है 2। मुझे बताओ ये जो 2 वैल्यू आ रही है, क्या ये इस शेडेड एरिया में फॉल कर रही है? तो बच्चों बताओ, क्या हम उसका क्लेम रिजेक्ट कर देंगे? क्या वो झूठा साबित हो रहा है? अगर इस एरिया में फॉल कर गया तो वो झूठा, अगर इस एरिया में फॉल कर गया तो वो सच्चा, क्योंकि 2 की वैल्यू 1.645 से बड़ी है। z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन 1.645। तो बच्चों हमारा कंक्लूजन होगा we rejected H0, hence we may conclude that average age is above 16 years। क्या ये बात समझ आ गई? जो अब 5% के बाद अगला लेवल था 2%। तो बच्चों सारा सवाल वैसे का वैसा रहेगा, सिर्फ 2% पे आके z की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बच्चों क्या मुझे बता सकते हो 2% पे z की वैल्यू क्या होगी? शाबाश शाबाश शाबाश, सोचो सोचो सोचो। 2% एरिया यहाँ पे है, 48% एरिया ये बनता है। शाबाश शाबाश, z की वैल्यू टेबल से निकालो। मुझे बताओ बच्चों, हमारी कैलकुलेशन का आंसर आता है 2। मुझे बताओ 2 जो है एरिया ए में फॉल करता है या बी में? ए में फॉल करने का मतलब ये है वो सच्चा है। क्या ये बात समझ आती है? बच्चों देख लो, कंक्लूजन क्या होगा? वी एक्सेप्टेड एच नॉट, hence we may conclude that average age is 16 year, is at most 16 year। बच्चों हम कह रहे हैं कि उसका एच नॉट जो है वो एक्सेप्टेड है। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा बच्चों, अब आपने ये क्वेश्चन करना है, an owner of Philips company claimed that
एवरेज एज ऑफ इस प्रोडक्ट इज 4000 आवर्स। वो कहता है, फिलिप्स कंपनी का मालिक कहता है कि उसके जो बल्ब है, बल्ब वो 4000 घंटे चलते हैं और स्टैंडर्ड एविएशन है 500 घंटे। इन ऑर्डर टू टेस्ट द क्लेम, a sample of 2500 bulbs is tested। हमने 2500 बल्बों को चेक किया। An average life was found to be 3800 hours। Test the claim at 1% level of significance। बच्चों मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में H0 क्या होगा और H1 क्या होगा? शाबाश शाबाश शाबाश। यहां पे उसने इज का वर्ड यूज किया, इज का। यहां पे उसने इज का वर्ड यूज किया है, तो क्या इक्वल टू नॉट इक्वल टू आएगा? बताओ बताओ, शाबाश शाबाश शाबाश। नो बच्चों, जब किसी कंपनी के मालिक की बात होगी, चाहे इसका वर्ड भी आ जाए, इसके बावजूद हमें यहाँ पे H1 में लेस देन या ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा। बच्चों वो हमारा H0 तो हो जाएगा म्यू इज ग्रेटर इक्वल टू 4000, लेकिन बच्चों ये झूठा उसी वक्त साबित होगा जब उसके बल्ब की लाइफ 4000 घंटे से कम होगी। अगर 4000 घंटे से ज्यादा चल जाए बल्ब, तो क्या इसके ऊपर केस हो सकता है? केस नहीं हो सकता। वो तो खुश होगा, देखो मेरा बल्ब तो 4000 से ज्यादा चल रहा है। केस उसी वक्त होगा जब उसका बल्ब 4000 घंटे से कम चलेगा। क्या ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी, तो बच्चों आगे देखो। अब अल्फा उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 1%, अल्फा है 1%, ये दूसरा स्टेप हो गया। बच्चों तीसरा स्टेप है फार्मूला। ये फार्मूला याद है आपको? बच्चों फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ, सारे का सारा रिस्क है नीचे की तरफ। ये लेस देन का साइन बता रहा है कि नीचे की तरफ झूठा साबित होगा, ऐसा ही है। नीचे की तरफ झूठा साबित होगा। तो बच्चों मुझे बताओ, टेबल में अगर ये 1% है रिस्क यहाँ पे, तो एरिया होगा 49%। टेबल से आपको वैल्यू मिलेगी 2.33। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों -20 जो वैल्यू है वो 2.33 से पहले आएगी या बाद में आएगी? बच्चों सादा अल्फाज में -20 वाली वैल्यू ए रीजन में फॉल कर रही है या बी रीजन में? ए रीजन में फॉल कर रही है। वेरी गुड, शाबाश। ए रीजन में फॉल कर रही है। ए रीजन में फॉल करने का मतलब ये है बच्चों कि ये झूठा साबित हो गया। क्या ये बात समझ आती है? तो बच्चों कंक्लूजन हमारा क्या होगा? हमारा कंक्लूजन होगा we rejected H0, hence we may conclude that average age is less than 4000 hours। क्या बात समझ आ रही है?
अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन आप करेंगे। 5 मिनट का टाइम देता हूं, मुझे बताना है अगला क्वेश्चन में एच नॉट एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। शाबाश शाबाश। ये सवाल यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से सवाल शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो रहा है कि क्वेश्चन कंप्लीट पढ़े। बच्चों सबसे पहले देखो, क्या एच नॉट और एच वन यही बनाया था आपने? बोलो बोलो बोलो। बच्चों अगली बात मुझे ये बताओ, क्या क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो दी गई थी वो सैंपल की थी या पॉपुलेशन की? ध्यान से ध्यान से ध्यान से। बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं थी। क्या ये बात समझ आई है? और अगली बात बच्चों, सैंपल साइज 25 है। सैंपल साइज 25 है। बच्चों अगर सैंपल साइज 25 है तो मुझे बताओ, सिग्मा गिवन नहीं है, सैंपल साइज 25 है, जी लगनी थी या टी? और माशाल्लाह पूरी क्लास ने जी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास बेवकूफ बन गई। आप लोग कैसे आई कैप के सवालों को क्लियर करेंगे? आई कैप तो आराम से आपको बेवकूफ बना सकता है बच्चों। अल्फा की वैल्यू है 5%, अल्फा की वैल्यू है 5%, तो हम फार्मूला कहेंगे एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्मॉल एस ओवर एन अंडर रूट टी का फार्मूला लगाएंगे बच्चों। एक्स बार की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है, कितनी है? 18। 18 माइनस 16, स्मॉल एस की जगह आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25, तो आंसर आ जाएगा 2.5। यहां तक की बात समझ आती है? अच्छा बच्चों, वंस अगेन सारे का सारा रिस्क हायर साइड पे है। 16 से ऊपर जाएगा तो झूठा साबित होगा। तो बच्चों सारे का सारा रिस्क हायर साइड पे है, ऐसे ही है बच्चों। सारे का सारा रिस्क 5% 1 टेल पे है या 2 टेल पे है? 1 टेल पे है या 2 टेल पे? बच्चों ई डिस्ट्रीब्यूशन जरा गौर से देखना, मुझे 1 टेल पे 5% चाहिए, ऐसे ही है।
वन टेल पे 5% चाहिए, और साथ मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम 25 माइनस 1, आंसर आएगा 24। तो बच्चों 24 के सामने 0.05 में 1.7109 वैल्यू होगी। तो बच्चों टेबल से वैल्यू आती है 1.7109। क्या ये बात समझ आती है सबको? और हमारी वैल्यू आ रही है 2.5। बच्चों मुझे बताओ एरिया बी में फॉल करेगी या ए में? बोलो बोलो बोलो। बी में फॉल करेगी बच्चों। तो अगर बी में फॉल करेगी तो क्या हम कह सकते हैं, कंक्लूजन ही हो सकता है, वी रिजेक्टेड H0, hence we may conclude that nicotine content is above 16 मिलीग्राम। बच्चों क्या ये बात याद रहेगी इस सवाल में, टी डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाते हैं, जी डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाते हैं? बता दो बता दो बता दो। बच्चों मसला रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का नहीं है। मसला रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का नहीं है, मसला असूल का है, असूल का। क्या बात समझ आती है आपको? जब n ग्रेटर देन 30 होगा तो जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, याद करो याद करो। अच्छा बच्चों अब जरा मेरे सोच समझ के जवाब देना। कल हमने डिस्कशन की थी कि अगर क्लेम झूठा हो एक्सेप्ट कर ले मसला है, क्लेम सच्चा हो रिजेक्ट कर दे मसला है। याद आ रहा है कुछ कुछ? टाइप 1 एरर को कहते थे अल्फा, टाइप 2 एरर को कहते थे बीटा। बच्चों आपसे पूछा जाए अल्फा बड़ा रिस्क है या बीटा, तो क्या जवाब देंगे? बच्चों बीटा बड़ा रिस्क है, अल्फा बड़ा रिस्क नहीं है, बीटा बड़ा रिस्क है। क्या ये बात समझ आती है? बच्चों इस बात को ऐसे याद रखना आपने हमेशा। बच्चों मेरी बात सुनो, अगर आपको साफ शफाफ बाकिरदार इंसान का प्रपोजल मिले कि आई वांट टू मैरी यू, और बच्चों आप उसको कर दे रिजेक्ट, तो क्या नुकसान होगा? क्या ये नुकसान है? वेरी गुड, नुकसान तो है। अच्छा बच्चों आगे सुनो, लेकिन अगर आपको 2 नंबर झूठे और करप्ट इंसान का प्रपोजल मिले
और आप उसको एक्सेप्ट कर लें, तो बताओ बड़ा नुकसान कब होगा? अब 2 नंबर इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। अब आपको ये नुकसान अगले 30 से 40 साल तक फील होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? नुकसान दोनों ही है, नुकसान दोनों है। बच्चों, एक अच्छे इंसान का प्रपोजल रिजेक्ट कर दो, आपको मैक्सिमम 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन आपको दुख होगा, ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप आराम से स्टिंग पिएंगे और बिग एप्पल पिएंगे और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन बच्चों, अगर आपको 2 नंबर इंसान का प्रपोजल आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो बच्चों पूरी जिंदगी पेनाडोल खानी पड़ेगी। क्या बात समझ आ रही है? ठीक हो गया। पूरी जिंदगी अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे तो फिर भी चांस है कि कोई अच्छा मिल जाए आपको, लेकिन यहाँ पे तो वो चांस गया। ठीक हो गया बच्चों? तो क्या ये बात याद रहेगी कि किसी को रिजेक्ट कर देना इतना नुकसान नहीं है जितना किसी को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है बच्चों, सबका कटेगा, सबका कटेगा, इस लेक्चर के बाद सबका कटेगा। ठीक हो गया जी बच्चों? ये बात आपको कब्र की दीवारों तक याद रहेगी। स्टैट आपको हर जगह पे सपोर्ट करती है, स्टैट आपको हर जगह पे जो है नया कंसेप्ट देती है। ओके बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आज जरा बैठ के सारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सोचना कि किसका क्या मसला है। और सबसे बेहतरीन जगह बच्चों सोचने वाली जो होती है वो वॉशरूम है। आराम से वॉशरूम में आधा घंटा लगाएं और तसल्ली से सोचें।